बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स के चैप्टर 21 का टॉपिक न्यूक्लियर फिशन के बारे में पढ़ेंगे। जर्मनी के अंदर दो साइंसदान ओटो हॉर्न और फ्रिट्ज़ स्ट्रैसमैन, ये दो साइंसदान थे जो न्यूक्लियर रिएक्शन के ऊपर वर्किंग कर रहे थे। तो इन्होंने एक न्यू रिएक्शन डिस्कवर किया जिसमें इन्होंने देखा कि जब एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को यूरेनियम 235 के साथ बम्बार करवाया जाता है, स्लो न्यूट्रॉन को अगर स्ट्राइक करवाया जाए यूरेनियम के साथ, तो इस रिएक्शन के अंदर बेरियम और क्रिप्टॉन दो पार्टिकल बनते हैं और साथ में तकरीबन 3 न्यूट्रॉन और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट होती है। ये एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस था और मैस ऑफ बेरियम और क्रिप्टॉन, ये इन दोनों का मैस जो है वो यूरेनियम के मैस से कम था। तो मैस के अंदर जो कमी थी वही बेसिकली कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का बायस बनी। ये रिएक्शन दूसरे रिएक्शन से कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट थे। नंबर एक, कि यूरेनियम के ब्रेक होने पे जो दो न्यूक्लियाई बने वो दोनों तकरीबन इक्वल साइज़ के थे, जबकि दूसरे रिएक्शन में जो प्रोडक्ट अब ऑब्टेन होते थे उनके अंदर प्रोडक्ट में बनने वाले जो एटम थे उनके अंदर मैस का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता था। और दूसरा, इस रिएक्शन के अंदर एक्स्ट्रा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ हुई। तो इस तरह का प्रोसेस जिसके अंदर एक हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट हो के दो स्मॉल न्यूक्लियाई बनाता है और साथ में न्यूट्रॉन और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करवाता है, इस रिएक्शन को फिशन रिएक्शन कहा जाता है। फिशन रिएक्शन जो कॉमन फिशन रिएक्शन है उसमें यूरेनियम के साथ स्लोली नाइट्रोजन को स्ट्राइक करवाया जाता है, जिसके नतीजे में बेरियम और क्रिप्टॉन बनते हैं। अब लाजमी नहीं है कि हमेशा न्यूट्रॉन के ऐड होने से यूरेनियम, बेरियम और क्रिप्टॉन में ही स्प्लिट हो। कुछ दूसरी पॉसिबिलिटीज़ भी हैं कि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जब यूरेनियम के साथ स्ट्राइक करे तो कुछ रिएक्शन में देखा गया कि स्ट्रोंशियम और मोलिब्डेनियम बने, और कुछ रिएक्शन में देखा गया कि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के यूरेनियम के साथ टकराने से ज़ीनॉन और स्ट्रोंशियम क्रिएट हुए। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन जो रिएक्शन है वो बेरियम और क्रिप्टॉन का। ये एक डायग्राम दिखाई गई जिसमें ये न्यूट्रॉन है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो यूरेनियम के साथ आके टकराया, तो यूरेनियम जो है वो देन स्प्लिट होगा इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन। साथ में 3 न्यूट्रॉन एमिट हो रहे हैं और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तकरीबन इस रिएक्शन के अंदर एमिट होती है। इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो कैसे एमिट हो सकती है? यूरेनियम की जो बाइंडिंग एनर्जी है, तो बच्चों चैप्टर नंबर 21 के अंदर हमने बाइंडिंग एनर्जी वाला टॉपिक पढ़ा था। उसमें बताया गया था कि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट है और क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा है। आयरन से बड़े एलिमेंट की भी बाइंडिंग एनर्जी आयरन से कम होगी, जबकि आयरन से छोटे एलिमेंट की भी बाइंडिंग एनर्जी आयरन से कम होती है।
तो आयरन से बड़े एलिमेंट टूट के ऐसे एलिमेंट बनाते हैं जो आयरन के करीब हों ताकि वो ज़्यादा स्टेबल हो सकें, जबकि छोटे एलिमेंट जो हैं वो कंबाइन हो के ऐसे एलिमेंट बनाते हैं कि उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो आयरन के करीब हो सके, क्योंकि कोई भी एलिमेंट आयरन के जितना करीब होगा उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा। तो अब देखते हैं कि इस प्रोसेस में इतनी ज़्यादा एनर्जी कैसे रिलीज़ होती है। यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि बेरियम और क्रिप्टॉन की जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है वो है तकरीबन 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये एनर्जी हैं पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियन क्या होता है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। तो यूरेनियम के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद है 235। तो अगर आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के अंदर बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस देखें तो वो आ रहा है 8.5 माइनस 7.6, तो वैल्यू आ रही है 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। मीन एक न्यूक्लियन जो है वो 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज़ करेगा, जबकि टोटल नंबर ऑफ़ न्यूक्लियन जो है वो 235 हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 235 के साथ 0.9 के, तो वैल्यू आती है 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन तकरीबन 211 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एक यूरेनियम एटम के स्प्लिट होने के नतीजे में रिलीज़ होगी। तो इस तरह एक यूरेनियम रिलीज़ होगा, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही है। अगर दो यूरेनियम के एटम्स स्प्लिट होंगे तो ये एनर्जी जो है वो डबल हो जाएगी। इस तरह जैसे जैसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूरेनियम एटम जो है वो स्प्लिट होते जाएंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। इस रीज़न से कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के अंदर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, इस वजह से इसको हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। तो जैसा कि आपको बताया कि सिर्फ स्लोली न्यूट्रॉन को यूरेनियम के साथ स्ट्राइक करवाने से सिर्फ बेरियम और क्रिप्टॉन ही पैदा नहीं होते, कई पॉसिबल रिएक्शन जो है वो अकर हो सकते हैं। फिशन रिएक्शन सिर्फ यूरेनियम के साथ ही परफॉर्म नहीं करवाया जा सकता, बल्कि कुछ दूसरे हैवी एलिमेंट भी होते हैं जिनकी मदद से फिशन रिएक्शन को परफॉर्म करवाया जा सकता है। मसलन यूरेनियम 235 के साथ साथ पोलोनियम 239 और कुछ दूसरे एलिमेंट भी हैं जो फिशन रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली यूरेनियम 235 और पोलोनियम 239 का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, ये फिशन रिएक्शन के बारे में था टॉपिक। तो असल में फ़िशन रिएक्शन को समराइज़ करते हैं। असल में फ़िशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर एक हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट होकर दो स्मॉल न्यूक्लियाई बनाता है और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। इस प्रोसेस को बोला जाता है फ़िशन रिएक्शन। और वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होने की असल वजह जो है वो डिफरेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिफरेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है, देन उसको टोटल नंबर ऑफ़ न्यूक्लियन के साथ मल्टीप्लाई करवा के हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि किसी भी फिशन रिएक्शन के अंदर टोटल कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। कल इंशाल्लाह प्रोसेस को फर्दर फिशन चेन रिएक्शन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी इसको आप ज़रा बुक में रीड करें, टॉपिक लेक्चर को 1 से 2 दफ़ा सुनें। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आप ग्रुप में शेयर करें, उसके ऊपर इंशाल्लाह डिस्कशन करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।